मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरें और उसके साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे में कमोडिटी मार्केट की सारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम, उस पर नजर डाल लेते हैं। किसान की आवाज ईटी नाउ स्वदेश पर, यह हमारी ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम है और अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। किसान की आवाज ईटी नाउ स्वदेश पर, जहां पर खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी कीजिए साझा, और हम ईटी नाउ स्वदेश के इस मुहिम में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। भेजिए अपना वीडियो, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आता हुआ, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो भेज सकते हो और किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी इस मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज़, पूरे देश का इस पर सम्मान मिलेगा। और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आता हुआ, इस नंबर पर आप अपना वीडियो भेज सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम, किसान की आवाज ईटी नाउ स्वदेश पर। लेकिन कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी दिखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाटरवे है, जहां से 1/4 ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर ईरान इस वाटरवे को ब्लॉक करता है तो सप्लाई डिसरप्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते कच्चे तेल मार्केट में फिर एक बार तेजी नजर आ सकती है। अभी भी कच्चा तेल $75 पर बैरल के पार निकलता हुआ और इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सोने और चांदी में भी तेजी दिखी है। याद रखें, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं, सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग नजर आती है और इस सेफ हेवन बाइंग के चलते सोने और चांदी में तेजी पिछले कुछ दिनों से दिखी है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो MCX पर चांदी 1,10,000 रुपए प्रति किलो के आसपास, और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि इस साल के अंत तक 1,25,000 रुपए प्रति किलो के आसपास चांदी कारोबार कर सकती है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ शो पर एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं। दिनेश सोमानी जी और इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने जी, बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, सोने और चांदी पर क्या राय होगी? अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भी शायद इस जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में जुड़ सकते हैं, इजराइल और ईरान के बीच जो दंग हो रही है, लेकिन इसके चलते प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस हिसाब से गतिविधि आगे बढ़ रही है, ये गोल्ड के प्राइसेस के, सिल्वर के प्राइसेस को निश्चित तौर से सपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ क्रूड में भी आग लगाने की पूरी चेष्टा कर रही है। तो ओवरऑल अगर गोल्ड देखा जाए तो फिर भी सारे न्यूज को चलते हुए गोल्ड में वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है जो सिल्वर में हमें देखने मिल रहा है। गोल्ड निचला स्तर जो पिछले बार छुआ था 98,800 के आसपास से, वहां से 600 से 700 रुपए की तेजी हमें देखने मिली है। कल भी ऊपर में 99,650 के आसपास का लेवल देखा था, आज भी हमने 99,670 के आसपास का लेवल देखा है। तो कहीं ना कहीं 99,600 700 ये जो दायरा एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है और वहां से प्राइसेस दोबारा 99,000 के भीतर आने का प्रयास कर रही है। तो आज मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल द न्यूज, इन प्राइसेस में वो चीज फैक्टर्ड इन है। गोल्ड अगर एक स्पाइक लेता है, यहां से ऊपर जाने की चेष्टा करता है, तो मेरे लिहाज से 99,820 के आसपास बिकवाली का एक रुख करना चाहिए। निचला स्तर मुझे लगता है कि 99,300 99,100 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 1,00,050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर बिकवाली का दौर एक बार बन सकता है। लेकिन सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 1,10,250 ये लेवल टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे का स्तर मुझे लगता है 1,08,500 आना चाहिए, 1,11,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो चांदी पर बिकवाली की राय 1,08,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1,11,200 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो ये राय चांदी पर, और इसके अलावा सोने पर भी हमने आपके सामने राय रखी। किशोर जी, आपके व्यूज क्या होंगे? क्या आपका भी सोने पर खरीदारी की राय और चांदी पर बिकवाली की राय होगी?
अ, नहीं, आई थिंक मैं दोनों में शायद बाइंग ही करूँगा। सो फिलहाल के लिए आई थिंक जब तक ये अनिश्चितता बढ़ी हुई है और कोई जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो आई थिंक ये दोनों गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छे हैं। सो गोल्ड में अगर थोड़ा अगर गिरावट भी मिलता है, मैं 99,300 के आसपास, मतलब अगर यहाँ से करंट लेवल्स पे ही अप्रॉक्सिमेटली आप बाइंग कर सकते हैं। 98,900 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड 1,02,000 के आसपास आप, मतलब आप ओवरऑल आप समझ लीजिए कि 800-900 का अपसाइड है। अगेन ये शॉर्ट टर्म है, सो बेसिकली अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे इवन एट करंट लेवल्स आप बाइंग करके चल सकते हैं, बट आपका रिटर्न का जो उम्मीद है वो थोड़ा कम कम रखना चाहिए। सिल्वर शॉर्ट टर्म में यस, अगर थोड़ा गिरावट मिलता है 1,09,000 के आसपास, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट मिलता है तो वहाँ पे इसमें खरीदारी करना चाहिए। 400-500 का नीचे में मेरे को वैल्यू बाइंग लगता है। 1,08,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 1,10,600 का टारगेट हो सकता है। सो सिल्वर में जो अपसाइड टारगेट जो है, आपको कम से कम अगेन ₹1,000 के ऊपर का आपको अपसाइड टारगेट है। मैं जो मानता हूँ कि करंट लेवल से अगर 400-500 अगर नीचे आता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर किसी का शॉर्ट पोजीशंस है, थोड़ा हेज करके चलिए ऑप्शंस के जरिए। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने वाला है और खास करके वीकेंड में इसका थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर हमने आपके सामने रखा, लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल पर नजर डालते हैं और नेचुरल गैस पर भी फोकस करेंगे। याद रखें, कल के सत्र में भी नेचुरल गैस एक्शन में था और आज 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ एमसीएक्स पर कारोबार करता हुआ 25 जून का वायदा 334 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो आज फिर से एक बार करीब 2% की तेजी नेचुरल गैस पर दिखी है। दिनेश जी, क्या राय होगी आपकी नेचुरल गैस और ऑयल यानी ब्रेंट क्रूड पर भी? जी बिल्कुल, 330 का लेवल जो था ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ से प्राइसेस बार बार नीचे 295 298 के लेवल छू रहे थे, बट अब ये डिसिसिवली 330 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। 337 ये और एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है 337 का, तो मुझे लगता है 352 के लेवल्स अपसाइड ये दिखा सकता है और 324 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो एक लीन पीरियड है, बट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रहे हैं वही इस रैली को अभी फ्यूल कर रहे हैं। और रही बात क्रूड की, तो क्रूड ने निचले लेवल से करीब करीब 35% का रिटर्न मात्र 45 से 50 दिन में दिया है। 4350 के लो हमने देखे थे, वहां से भी 6320 के आसपास के लेवल हमें देखने मिल रहे हैं। रैली थोड़ी सी ओवरडन है, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ टेंशन जो क्रिएट हुए हैं वर्ल्ड वाइड उसी के चलते हमें तेजी देखने मिली है। मुझे लगता है 6325 जो जुलाई का है वो एक बकवाली का लेवल बन सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6245-50 के लेवल्स एक बार हमें देखने मिल सकते हैं। 6365 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें। तो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करने की सलाह। यहाँ पर क्रूड पर 6245 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, बिकवाली की राय, और 6365 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर हमने आपके सामने ये राय रखी। किशोर जी, आपकी क्या राय होगी यहाँ पर ऑयल एंड गैस मार्केट में? आई थिंक मेरा थोड़ा विपरीत व्यू है। मेरा दोनों में बाइंग का ही सलाह रहेगा मेरा। खास करके नेचुरल गैस शॉर्ट टर्म में भी है और मीडियम टर्म में भी तेजी है। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो 332 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 327 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक दो दिन का अगर नजरिया रखते हैं तो 344 का टारगेट रखना चाहिए। अगर आप उससे थोड़ा सा लंबा, अगर लंबी अवधि के लिए अगर रखना चाहते हैं तो इसमें 350 से 355 तक भी जा सकता है। तो नेचुरल गैस खास करके तेजी है थोड़ा बहुत यहाँ पे। एक बार आज इंट्राडे में शायद करेक्शंस मिले तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। क्रूड है कि, एंड कोर ऑफ द क्रूड जो है मिडल ईस्ट है, वहां पे जो टेंशन्स है वो
कभी भी एस्केलेट हो सकता है। मतलब अभी तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे या ऑयल सप्लाईज पे इन लोग ने जोर नहीं दिया है कि जब भी मेरा मानना है कि अगर इफ ईरान इज पुश टू द वॉल, अभी ऑलरेडी है कि ईरान इज पुश टू द वॉल, उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं बचते हैं, तो उन लोग ग्लोबल क्रूड सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करने का कोशिश करेंगे। उसमें तुरंत आपको स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। फंडामेंटली तेजी नहीं है क्रूड में, बट शॉर्ट टर्म में बिकॉज ईरान इन्वॉल्व है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आपका जो दुनिया के कम से कम 50-60% का जो तेल है वहां से आयात और निर्यात होता है, तो वहाँ आपको अगर कुछ ना कुछ अगर डिस्टरबेंस हो जाएंगे तो प्रॉब्ली यहाँ पे बहुत बड़ा तेजी का हो सकता है। सो इंट्राडे में मैं 6280 के आसपास यहाँ पे बाइंग का सलाह दूंगा। 6200 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एंड 6425 का आप टारगेट रख सकते हैं। शॉर्ट अगर पोजीशन है तो बहुत ही सावधानी के साथ आप रखना चाहिए एंड एक कॉल ऑप्शन थोड़ा दूर का भी चलेगा। एक कॉल ऑप्शन हेज के लिए पर्पस के लिए लेके रख देना बहुत फायदेमंद रह सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया ऑयल एंड गैस मार्केट पर, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक आधे % की तेजी के साथ 253 के आसपास कारोबार करता हुआ MCX पर। इसके अलावा कॉपर में भी थोड़ी सी तेजी दिखी है और लूजिंग साइड पर देखिए तो लेड में हल्की सी गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार दिखा है। तो कॉपर 880 के आसपास कारोबार करता हुआ हल्की सी तेजी यहाँ पर। किशोर जी, क्या राय होगी आपकी इस स्पेस में, मेटल स्पेस में? सी मेटल्स में फंडामेंटली स्टोरी टर्न अराउंड का टाइम है। हमारा काफ़ी समय से ये मानना है कि सेकेंड हाफ 2025 में इसमें टर्न अराउंड होगा, खास करके ग्लोबल इकोनॉमी में एंड जो चाइनीस इकोनॉमी, खास करके आपको जुलाई अगस्त के बाद जो इम्प्रूवमेंट का जो नंबर्स दिखेंगे वो इधर कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, ओवरऑल इकोनॉमी का जो स्थिति हो और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो थोड़ा सा बेहतर होते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल डिमांड का स्टोरी को देखते हुए फंडामेंटली स्ट्रांग है। थोड़ा टैरिफ का सपोर्ट भी है कॉपर के लिए। सो शॉर्ट टर्म में कॉपर 880 के आसपास, मतलब इवन करंट लेवल पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। 875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 890 के आसपास का आपका टारगेट रख सकता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। दिनेश जी, आपका कोई आइडिया बनेगा इंडस्ट्रियल मेटल्स में, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम? जी बिल्कुल, कल हमने एल्यूमिनियम में देखा कि पिछले 4 दिनों में जो 240 का लेवल निचले स्तर पर हमने देखा था, वहां से 246 के लेवल पर आ रहा है। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी बिल्कुल देखने मिल रही है। और साथ ही साथ कॉपर में हमने नीचे में जो 867 का लेवल देखा था, वहां से 881 के लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। तो एक शानदार, एक शार्प रिकवरी हमें देखने मिली है। आज की मेरी जो सलाह है, 879 अराउंड मेरे हिसाब से कॉपर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 887, 893 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। 874 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और वहीं अगर एल्यूमिनियम की बात करूं मैं, तो 244, 44, 20 के आसपास एल्यूमिनियम खरीदारी की जा सकती है। 248 का लक्ष्य 2 से 3 दिन के लिहाज से, और स्टॉप लॉस 242 का मेंटेन करना। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर कॉपर पर खरीदारी की राय आती हुई 887 से 893 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एग्री मार्केट पर कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी, और ब्रेक के पहले हमने प्रेशियस मेटल्स, ऑयल एंड गैस मार्केट और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर चर्चा की थी। लेकिन अब एग्री कमोडिटी मार्केट में कौन से ट्रेडिंग कॉल्स होंगे जहां से आपको कमाई वाले मौके बनेंगे, उस पर नजर डालते हैं। और दिनेश जी, सबसे पहले आप बताएं, एग्री मार्केट से कौन से कॉल्स होंगे आज के सत्र के लिए? जी बिल्कुल, स्पाइसेस की अगर बात करते तो जीरे में जो है प्रेशर और बिकवाली अभी भी जारी है। मतलब अराइवल्स आज भी, अगर ऊंझा मंडी की बात कहूं मैं, तो 9-10 हजार बोरी की अराइवल्स है और डिमांड थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन प्राइसेस ऊपर के स्तर से करीब करीब 6,000 रुपए टूट चुकी है, जो कि 30% है। तो एक शॉर्ट टर्म पुलबैक रैली के तौर पर 19,200, 19,250 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट गिरा बाय किया जा सकता है। 19,900 के अपसाइड टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। 18,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। सिमिलर केस धनी के साथ में है, ऊपर के लेवल से निरंतर गिरते आ रहा है और 7,000 के आसपास एक बेस क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 7,050 के आसपास। 7,050 का लेवल अगर धनिया क्रॉस करता है तो इसके ऊपर ही फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 7300 के लेवल 8 से 10 दिन में देखने मिल सकते हैं। 6900 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ग्वारगम ग्वारसीड में थोड़ी बहुत लेवाली जरूर देखने मिल रही है, लेकिन मौसम को देखते हुए
या फिर अगर मौसम में रिवाइवल होता है तो मुझे लगता है ये अपसाइड थोड़ा सा कैप रहेगा। निचले स्तर पर 5136 5130 के अराउंड बाइंग बनती है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट ग्वारसीड 5185 का टारगेट 5088 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। क्या तो ग्वारसीड पर खरीदारी की राय 5185 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 5088 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा किशोर जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे एग्री मार्केट में? माफ कर लो, हम एग्री मार्केट ट्रैक नहीं करते हैं और कोई रिकमेंडेशंस नहीं रहेगा। ठीक है किशोर जी और दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या सोने और चांदी में अभी और तेजी बाकी है और सोने और चांदी में किन स्तरों पर एंट्री और एग्जिट के मौके बन रहे हैं? इस पर क्वांटम म्यूचुअल फंड के CIO चिराग मेहता से हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सोने चांदी में जिस तरह की तेजी पिछले कुछ समय में बनी है, उसके बाद हर किसी का आकर्षण सोने चांदी को लेकर है, क्योंकि एक एसेट क्लास के तौर पर ये उभरा है। पहले हेजिंग के तौर पर इसे देखा जाता था, अब प्योरली एक एसेट क्लास बन चुका है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, चिराग मेहता हैं, CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी, करेंट जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? अगर आप देखें तो हम एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन देखते हैं और एसेट एलोकेशन के तौर पे सोना ही हमेशा ऊपर उभरा है, क्योंकि जब भी चांदी कभी अच्छा करेगी, चांदी जब भी अच्छा करेगी जब भी इकोनॉमी अच्छा करेगी, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ 65% है। जैसे गोल्ड अलग तरीके से चलता है, चांदी इकोनॉमी के साथ चलती है। सो ओवरऑल चांदी एक वही एक्सपोजर देती है जो आपके इक्विटी और रिस्क एसेट्स देते हैं। सोना एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। सो एसेट एलोकेशन के तौर पे अगर देखें तो सोना ही बेस्ट एलोकेशन है। वो एक आपको जो डाइवर्सिफिकेशन देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, एसेट क्लास में एक पोर्टफोलियो में जो एक रोल निभाना चाहिए। और इंडियन इन्वेस्टर के लिए ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है, वो आपकी इक्विटी आपको ग्रोथ देते हैं, मगर एक डाइवर्सिफिकेशन जो चाहिए पोर्टफोलियो में वो सोना आपको देता है। सो फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव आपको सोना ही अच्छा पोर्टफोलियो में निभाता है एक रोल। पिछले कुछ दिनों से चांदी की जो रैली चल रही है, उस वजह से लोगों का ध्यान चांदी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्या लग रहा है, चांदी में ये रैली क्यों आई है और क्या ये सस्टेनेबल और किस तरह की तेज़ी आगे भी दिखेगी? सो चांदी में उसका यूज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओवरऑल सप्लाई डिमांड अगर देखें तो वो थोड़ी सी फेवरेबल है चांदी के लिए। मगर हिस्टोरिकली अगर आप बुल मार्केट देखें चांदी में, तो 3 बुल मार्केट, बड़े बुल मार्केट आए थे और तीनों में एक सस्टेनेबल फैक्टर कोई नहीं था। एक स्पेकुलेशन ज़्यादा था, जिस वजह से बुल मार्केट हमने देखे हैं। हंट ब्रदर्स की देख लिए आप तेज़ी, या रेडिट की तेज़ी देख लीजिए, उसमें एक स्पेकुलेटिव फैक्टर था, कोई फंडामेंटल फैक्टर ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था जो चांदी के भाव को बढ़ा रहा था। इस बार की तेज़ी में लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल फैक्टर भी काम कर रहा है, ऐसा है क्या? हर एक तेज़ी में बोलते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर काम करता है, मगर ओवरऑल अगर चांदी में अब एंट्री और एग्जिट सही तरीके से अगर कर सकें तो ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल होती है, दोनों तरफ के मूव होते हैं। तो एंट्री एग्जिट अगर आपको मिल जाए ना और वो आपको करने आ जाए, फिर चांदी में आप एंट्री एग्जिट करते रहे। एब्सोल्युटली। सो एलोकेशन के तौर पे गोल्ड, अगर आपको एंट्री एग्जिट ट्रेड करना है तो चांदी एक मगर उसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कहा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं शॉर्ट समय में, मगर एट द सेम टाइम अगर एग्जिट ना करें, तो जैसे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था 75,000 चांदी पे, राइट, वो लेवल वापस आने के लिए 5 से 6 साल लग गए थे वही लेवल आने के लिए। सो ऐसे तौर पे चांदी में आपको वो एक संभालना चाहिए। गोल्ड में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ बेयर मार्केट, मगर वो शॉर्ट पीरियड तक रहे थे। और 180 में लेकिन आपने देखा था कि करीब करीब 9-10 साल लग गए थे टॉप पीक पे पहुंचने में, 96 में 7 साल लग गए थे। तो मगर उसके पहले की तेज़ी बहुत ज़्यादा थी गोल्ड में, और उसके बाद जो अभी फैक्टर्स उभर के आ रहे हैं बहुत सपोर्टिव है गोल्ड में। अभी गोल्ड में सुपर साइकिल चल रहा है, क्या मानते हैं आप? सुपर साइकिल नहीं, मगर जो भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड काफ़ी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में, राइट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज।
टोटल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज़ में 1-2% का एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा है गोल्ड में। अगर थोड़ा भी शिफ्ट होता है और कई सारे फैक्टर्स कह रहे हैं कि वो शिफ्ट अभी आना चाहिए, तो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है गोल्ड में। गोल्ड में एक बहुत ही क्रीडेंशियल हैंड्स आ गए हैं, सेंट्रल बैंक्स की जिस तरह की बाइंग हो रही है, लगातार जिस तरह की वो रेकलेस बाइंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या होगा? गोल्ड की चाल कैसी रहेगी और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे? क्योंकि चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, यूएस के डेट लेवल को चिंताएं हैं, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, आपको और कौन से फैक्टर लग रहा है? सबसे बड़ा फैक्टर जो गोल्ड को ड्राइव करता है, एक ट्रस्ट ऑन द मॉनेटरी फ्रंट। अगर बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम में अगर ट्रस्ट कम होता है तो गोल्ड में तेज़ी बढ़ सकती है। ओवरऑल हम आज से नहीं 2008 क्राइसिस से देख रहे हैं कि ओवरऑल डेट लेवल, डेफिसिट एंड डेट स्पेशली इन द यूएस बहुत अनसस्टेनेबल लेवल पे है और ओवरऑल ओवर पीरियड बढ़ते आ रहा है। अगर यूएस की बात करें तो एक $1 ट्रिलियन के करीब करीब उनके पेमेंट्स है। डेफिसिट्स कहीं ना नीचे नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग है, एक तो अनसर्टनिटी है पॉलिसी मेकिंग में और दूसरी तरफ कोई हम देख नहीं रहे कि एड्रेस हो रहा है डेफिसिट एंड डेट। ओवरऑल वो जो अनसस्टेनेबिलिटी है और पॉलिसी मेकिंग में नी जो पॉलिसी मेकिंग जिसे बोलते हैं वो काफ़ी तौर पे है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम कर रहा है मॉनेटरी सिस्टम में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सेंट्रल बैंकिंग एक्सेट्रा, और उस वजह से गोल्ड में बाइंग जारी रहेगी। एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स बहुत बाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक्स रेकलेसली बाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टुवर्ड्स फॉर द डॉलर और वो गोल्ड में देख रहे हैं। ओवरऑल गोल्ड में आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन या इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेगी गोल्ड के अंदर एंड दैट इज़ गोना बी अ बिग ड्राइविंग फैक्टर फॉर गोल्ड। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड क्यों एक प्योर एसेट क्लास है और क्यों लोगों का भरोसा है और आगे क्यों हम अंडर पेनिट्रेटेड है गोल्ड और अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पर आगे बढ़ने की और इन्वेस्टमेंट की। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।